हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 18 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो एंड तक आप सभी लोग इस क्लास को फॉलो जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए, आज के स्मॉक सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। गढ़ राजवंश श्रेष्ठ रचना है मौला राम की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, गढ़ राजवंश मौला राम की किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? ब्रिज भाषा की। ब्रिज भाषा की ये श्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा मनमथ सागर, ध्यान दीजिएगा, मनमथ सागर जो है ये मौला राम का आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। मनमथ सागर मौला राम का आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसके अलावा श्रीनगर दुर्दशा, मनमथ सागर, ऋतु वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद मौला राम की प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए, गढ़वाली शैली का प्रमुख विषय रुक्मणी मंगल, इसके अलावा रामायण महाभारत, कामसूत्र नवग्रह और दशावर आदि हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गढ़वाली शैली के जो प्रमुख विषय है ये कौन कौन से हैं। इसके अलावा गढ़ गीता संग्राम नाटक जो है ये मौला राम की रचना है। मौला राम का राधा कृष्ण मिलन जो चित्र है ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ये पॉइंट भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? वीरांगना जिया रानी को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, जिया रानी जो है इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मौला देवी। मौला देवी इनके बचपन का नाम था। और उपनाम की अगर हम बात करें तो उपनाम था इनका पिंगला, पिंगला या फिर फ्योला। पिंगला या फिर फ्योला इनका उपनाम था। और जिया रानी जो है ये हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। जिया रानी कत्यूर शासक प्रीतम देव या फिर पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी। और देखिए, पिथौरागढ़ की राजमाता थी ये जिया रानी। तो पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का जो नाम है वो क्या पड़ा था? जिया रानी पड़ा था। क्यों पड़ा था जिया रानी नाम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके पुत्र का नाम पूछ लिया जाए, जिया रानी के पुत्र का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, धामदेव। धामदेव इनके पुत्र का नाम था। जिया रानी की समाधि कहाँ पर स्थित है ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर? चित्रशिला, चित्रशिला रानी बाग में इनकी समाधि है। और तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानी बाग में युद्ध हुआ था, जिसमें रानी की जीत हुई थी। और इस जीत के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी कौन सा त्योहार? घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गढ़वाल की जो लक्ष्मीबाई कहा जाता है वो वीरांगना तीलू रौतेली को कहा जाता है। तो दोनों ही
क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला है आपका, यह कथन किसका है? सजावट के सूक्ष्म रूपांकन तथा सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के लिए सभी राजपूत शैलियों में गढ़वाली चित्रकारी सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए ये कथन है किसका? अजीत घोष का। अजीत घोष का ये कथन है, सजावट के सूक्ष्म रूपांकन तथा सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के लिए सभी राजपूत शैलियों में गढ़वाली चित्रकारी सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? देखिए कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है ये है नलकूप। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण संचार सेवक योजना कब शुरू की गई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ग्रामीण संचार सेवक योजना जो है इसको शुरू किया गया था अप्रैल 2003 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से किस जाति में जाति प्रथा नहीं थी? तो देखिए ये आपकी जाति थी, या फिर आप प्रजाति भी इसको कह सकते हैं, प्रजाति। तो ये प्रजाति थी खस प्रजाति, खस जाति या खस प्रजाति कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो खस जो प्रजाति थी इसमें जाति प्रथा नहीं हुआ करती थी। देखिए खस लोग या खस आर्य एक हिंद आर्य भाषिक जाति समूह जो वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के नेपाल तथा कुमाऊं गढ़वाल एवं हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आप सभी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मौसमी पशुचारण व्यवसाय निम्न में से कौन सी जनजाति करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मौसमी पशुचारण व्यवसाय ये कौन सी जनजाति ये करती है? आपकी भोटिया जनजाति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए भोटिया जनजाति जो है एक पशुपालक व ब्राह्मण जनजाति है, और भोटिया जनजाति ग्रीष्म काल में, किस काल में? ग्रीष्म काल में बुग्यालों की तरफ निवास करने जाते हैं। देखिए भोटिया जो है ये महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है, और भोटिया जनजाति की अन्य उपजाति की अगर हम बात करें तो अन्य उपजातियां कौन कौन सी है इसकी? व्यासी, इसके अलावा जेठरा, छापड़ा, तो इसकी अन्य उपजाति है भोटिया जनजाति की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, व्यासी, जेठरा और छापड़ा। तो भोटिया जनजाति जो है ये लगभग 10 उपजातियां, भोटिया जनजाति की जो लगभग 10 उपजातियां हैं वो राज्य में निवास करती हैं, और भोटिया लोग 1962 से पहले नीति, माणा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सहकारी क्षेत्र की कुल कितनी चीनी मिलें उत्तराखंड में हैं? तो देखिए सहकारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राज्य में कुल कितनी 10 चीनी मिलें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य में कुल चीनी मिलें आपसे पूछ ली जाए तो कितनी है? 10 हैं। तो राज्य में कुल 10 चीनी मिलें हैं, जिनमें से सहकारी क्षेत्र में कुल 4 चीनी मिले हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी क्षेत्र में कुल 4 चीनी मिले हैं, और सभी जो चीनी मिले हैं ये किस जिले में? उधम सिंह नगर। किस जिले में? उधम सिंह नगर जिले में सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर व आपके नादेही में स्थित हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो 4 चीनी मिलें हैं सहकारी क्षेत्र की, तो ये कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और नादेही में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है, और देहरादून को लीची प्रदेश भी
कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड राज्य में निम्न श्रेणी की जो कृषि भूमि है इसको कहा जाता है क्या, खील। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है। देखिए कुमाऊं व नेपाल को अलग करने वाली नदी कौन सी है, ये है काली नदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काली नदी राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है। राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में कौन सी नदी बहती है बताएं, पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा काली नदी जो है ये राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है और काली नदी जैक्सर श्रेणी के लिपुलेक के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, काला पानी नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। और स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा जाता है, श्यामा नदी कहा जाता है। कुठ्यांगटी नदी काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है। इसके अलावा धुमक नदी जो है ये कुठ्यांगटी की सहायक नदी है। और काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत व नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। और काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो नदियों के जल रिसाव का जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये है तराई शिवालिक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। देखिए भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो अलकनंदा का दूसरा नाम है हिरण्यवती। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। और अलकनंदा नदी चमोली जिले के, किस जिले के, चमोली जिले के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है ये भी ध्यान में रखना है। अलकापुरी बांक हिमनद से यह नदी निकली है। और अलकनंदा नदी का दूसरा नाम क्या है, विष्णु गंगा। इसका दूसरा नाम विष्णु गंगा भी है। और अलकनंदा कि संतोपत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई की अगर हम बात करें तो संतोपत ताल से देवप्रयाग तक इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। और अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या फिर पुष्पावती नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं। देखिए गढ़वाल मंडल में जिलों की अगर हम बात करें तो कितने जिले, 7 जिले हैं गढ़वाल मंडल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 7 जिले कौन कौन से सभी को पता है। और देखिए गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है तो पौड़ी में इसका मुख्यालय है, ये ध्यान रखेंगे। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं आपके चमोली। और चमोली जिले के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना इसका क्षेत्रफल है, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है चमोली जिले का। और चमोली जिले के गठन की अगर हम बात करें तो वर्ष 1960 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और दूसरा जिला है आपका उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला पहला हो गया चमोली, दूसरा है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1960 में। देहरादून की बात करें तो देहरादून भी आपके गढ़वाल मंडल में ही आता है, तीसरा जिला देहरादून है। और 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चौथे की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल है, 1840 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। टिहरी गढ़वाल भी जो है आपके गढ़वाल मंडल के अंतर्गत भी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत ही आता है टिहरी भी। और 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए गढ़वाल मंडल में
7 जिले हैं, तो आपके अगला जिला है, 5 जिले ये हो गए। अगला है आपका हरिद्वार, हरिद्वार है, तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। रुद्रप्रयाग है आपका 7वां जिला, रुद्रप्रयाग, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ये 7 जिले आपके गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। और किसकी स्थापना कब हुई ये भी मैंने आपको बता दिया। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। और गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में इसका मुख्यालय है। और गढ़वाल मंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए तो 1969, याद रखें 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक हैं? तो श्रीदेव सुमन नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से गलत बता दिया मैंने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जानवी गंगा पर स्थित उत्तराखंड 410 फुट ऊंचा पुल कहाँ है? देखिए जानवी गंगा पर स्थित उत्तराखंड का 410 फुट ऊंचा जो पुल है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरो घाटी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भैरो घाटी जो है ये किस जिले में स्थित है? उत्तर काशी जिले में स्थित है। तो उत्तरकाशी जिले में स्थित ये एक गांव है भैरो घाटी, जहां पर जानवी नदी का भागीरथी नदी में संगम होता है। तो भागीरथी और जानवी नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? भैरो घाटी में है। भैरो घाटी जो है ये थराली से 16 किलोमीटर तथा गंगोत्री से 9 किलोमीटर दूर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 यहाँ से होकर गुजरता है। आप कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 जो है इसका नया नाम अब क्या हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहन खाल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? देखिए मोहन खाल जो क्षेत्र है ये तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये किस जिले में? चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चमोली के प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो क्या प्राचीन नाम था इसका? लाल सांगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लाल सांगा इसका प्राचीन नाम था। पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली का गठन किया गया। और चमोली जनपद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गोपेश्वर में। गोपेश्वर में इसका मुख्यालय स्थित है। और गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? गोपाला, गोपाला, गोथला, गोस्थल, ये गोपेश्वर का प्राचीन नाम था। ये पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जनपद में रेलवे की जो लाइन है, रेलवे लाइन किलोमीटर में बतानी है तो सर्वाधिक है? देखिए उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जनपद में रेलवे की जो लाइन है किलोमीटर में बतानी है सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नैनीताल जनपद हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है? देखिए उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह है कस्तूरी मृग है, ब्रह्म कमल है, बुरांस है, लेकिन चिंकारा नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चिंकारा जो है ये दक्षिण एशिया में पाए जाने वाला एक प्रकार का गज़ल है, तो ये ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का आप सभी लोगों के लिए। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? देखिए गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि हैं मौलाराम, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा का।
ब्रज भाषा का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। तो ओके गाइज, आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुबह आपको टेस्ट प्रोवाइड कराया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट था और 33 क्वेश्चन आपको उस टेस्ट में प्रोवाइड कराए गए थे। जिन लोगों ने टेस्ट अभी भी फॉलो नहीं किया है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।